नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें दो गठबंधन एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इनमें जो खींचातानी चल रही है इस पर ही पूरी खबरें चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज हो या कोई और चीज हो, लेकिन दो ही गठबंधन चुनाव में नहीं है। बहुत सारे छोटी मोटी पार्टियां हैं। जैसे हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा को तो चुनाव डिक्लेयर हो गया 8 अक्टूबर को। एक बिल्कुल एक महीने के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव का नतीजा हमारे सामने होने वाला है। लेकिन हरियाणा में जब चर्चा होती है तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी चर्चा होती है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में इतनी तकड़ी पार्टी नहीं है। कुछ 90 सीटें हैं, उसमें से 10 सीटें भी आम आदमी पार्टी को देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा राजी नहीं है। इसलिए चुनाव नजदीक आ रहा है, फिर भी आप और कांग्रेस इनका गठबंधन हरियाणा में नहीं हो पा रहा है। हम झारखंड देखें, झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और इंडी गठबंधन है। लेकिन उनके परे और कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो उन पार्टियों का कम से कम जिक्र होता है। लेकिन महाराष्ट्र की बात हम करते हैं, उस वक्त कोई भी जो बहुत सारी आधे दर्जन से ज्यादा महाराष्ट्र में छोटी छोटी पार्टियां हैं। कोई पार्टी 3-4 जिलों में प्रभावी है, कोई पार्टी एक जिले में है, कोई पार्टी एक इलाके में है, यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र में हो सकती है। जैसे शेतकरी संगठन, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में तगड़ी पार्टी हो सकती है। राज ठाकरे की मन से है जो मुंबई, नासिक, पुणे इस इलाके में थोड़ी ताकतवर पार्टी हो सकती है। लेकिन उनकी चर्चा भी खबरों में हमें दिखाई नहीं देती या सुनाई नहीं देती। यही गजब है। मुझे लगता है कि चुनाव के जो विश्लेषण होते हैं, एनालिसिस होते हैं, वहां बहुत सारे लोग यहीं फंस जाते हैं। हाँ, एक बात है, प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी करके पार्टी है उसकी बहुत बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन उसका फैलाव महाराष्ट्र के मानो हर जिले में है, हर शहर में है। उनके पास ज्यादा वोट नहीं रहेंगे। 3 से लेकर 7-8% से ज्यादा वंचित बहुजन आघाड़ी के वोट पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी जो बेसिकली अंबेडकराइट पार्टी है, दलितों की पार्टी है, वो अगर पूरी ताकत से और शिद्दत से लड़ते हैं तो वो जो 4-5%, कहीं 1%, कहीं 5%, कहीं 10% वोट काट लेती है, उससे किसी ना किसी पार्टी का नुकसान हो सकता है। जिस चुनाव क्षेत्र में दो तगड़े उम्मीदवार हैं, अगर उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार तीसरा खड़ा होता है और वो अगर वो कुछ 50,000 60,000 वोट ले लेता है तो वो दो में से किसी एक का नुकसान कर देता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 8-9 सीटें ऐसी है जहां वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण बीजेपी का नुकसान हो गया है। लेकिन उससे 5 साल पूर्व 2019 में लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण कांग्रेस और एनसीपी का 12 सीटों पर नुकसान हो गया। यानी अगर वो वोट वंचित आघाड़ी का उम्मीदवार नहीं होता तो कांग्रेस या एनसीपी को चले जाते। इस बार वो वोट जहां वंचित बहुजन आघाड़ी वोट काट सकती थी वहां काटे गए नहीं गए। लेकिन अगर वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं होती तो शायद बीजेपी 8-9 सीटों पर ज्यादा चुन कर आती। कहने का मतलब है, ये छोटी छोटी पार्टियां होती है, उनको समझना जरूरी होता है। मुझे याद है, कम से कम 15 साल पहले 2009 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस लोकसभा चुनाव में चुनाव के पहले 4-6 महीने पहले मुंबई में बहुत बड़ा हमला हुआ था
आतंकी हमला हुआ था, 200 के आसपास लोग मारे गए, 800 से 1000 लोग जख्मी हो गए, बड़ा धमाका हो गया था, हल्ला गुल्ला मच गया था, 3 बड़े पुलिस अफसर मारे गए थे, ताज होटल ओबेरॉय को टारगेट बनाया गया था। उस वक्त के महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आबा को और मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इतना भी हुआ तो कम से कम मुंबई का वोट सत्ता में बैठे कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ तो उल्टा, बिल्कुल उल्टा हुआ। अगर आज शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, उसके परिणाम महायुति को भुगतने पड़ेंगे, ऐसा जो लोग बोलते हैं, ये लोग भूलते हैं कि 2009 में इससे भी भयंकर परिस्थिति मुंबई में हुई थी। फिर भी मुंबई और थाना मिलकर जो 10 लोकसभा सीटें हैं, उसमें 9 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी जीत गई थी। कैसे जीत गई थी? क्या बहुत बढ़िया काम कर दिया केंद्र की यूपीए सरकार और महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने। इतना बड़ा हमला मुंबई कर दिया, मुंबई वालों को जीना मुश्किल हराम कर दिया। कितना बड़ा काम किया। हमको इनको फिर से चुनकर लाना है, बहुत सारे वोट देने, इसलिए मुंबई करने कांग्रेस और एनसीपी को 10 में से 9 लोकसभा की सीटें मुंबई के इलाके में दे दी थी। तो क्यों दे दी थी? वो वोटर ने नहीं दी थी। वोटर कांग्रेस और एनसीपी पर गुस्सा हुआ था। फिर भी ये लोग ज्यादा सीटें जीत गए, तो क्यों जीत गए ये सोचना जरूरी है। उसका कारण एक छोटी पार्टी, एक नई पार्टी थी जिसका नाम था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे 2005 में अपने चाचा का साथ छोड़कर अलग हो गए और उन्होंने शिवसेना से बाहर होकर एक नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उसने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा 2009 में। उसके कैंडिडेट मुंबई, पुणे, ठाणा, नासिक ऐसी जगह लड़ गए थे। तो उसमें सबसे बड़ा धक्का अगर राज ठाकरे की पार्टी ने किसको दिया, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो नेता हुआ करते थे उनको दिया था। और उसी कारण उसका नुकसान शिवसेना के साथ रहे हुए बीजेपी को भी भुगतना पड़ा। बीजेपी के कैंडिडेट शिवसेना के कारण हार गए थे, लेकिन मुद्दा यह है कि इतना बड़ा धमाका मुंबई में होने के बाद और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी, इसके बावजूद कांग्रेस को इतना बड़ा सक्सेस क्यों मिला था? उसका कारण राज ठाकरे की एनसीपी थी, जो एक छोटी पार्टी गिनी जाती थी। कोई इनको हिसाब में नहीं लेता था, गिनता भी नहीं था कि क्या करेगा, इसकी पार्टी क्या है। लेकिन मनसे के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000 ऐसे जो वोट खा लिए, काट लिए। इसका नुकसान शिवसेना बीजेपी को हुआ और उसका फायदा कांग्रेस और एनसीपी को चला गया। यह हमें समझ लेना पड़ता है कि छोटी पार्टी खुद का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बड़ों का नुकसान तो कर सकती है, और इसलिए उनको गिनना पड़ता है। उनको गिनना पड़ता है। जिनको चुनाव जीतना है, उनको छोटी पार्टी भी अपने साथ लेकर उसका फायदा उठाना और उसको अपना फायदा देना, ऐसा गणित बनाना पड़ता है, जो यूपी बिहार में बीजेपी लगातार करती आई है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 1 2 नहीं, आधे दर्जन से भी ज्यादा छोटी मोटी पार्टियां हैं। राजू शेट्टी की शेतकरी संगठन है, स्वाभिमानी पार्टी वगैरह ऐसा कुछ नाम है उसका। फिर कोल्हापुर में ही एक जन स्वराज्य पार्टी है। फिर पालघर डिस्ट्रिक्ट के परिसर में बहुजन विकास आघाड़ी नाम की एक छोटी पार्टी है। वो मुंबई में या बाकी महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन ठाणे पालघर में उसका थोड़ा प्रभाव है।
विदर्भ में बच्चू कडू की पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है प्रकाश अंबेडकर की, फिर शेतकरी कामगार पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टियों के अलग अलग अंबेडकरी गुट है। ये सब अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ वोट पाते हैं, और वो अगर वोट उठाते हैं तो उसका नुकसान किसी ना किसी बड़े पार्टी या गठबंधन को होता है, क्योंकि अगर उनका कैंडिडेट मैदान में नहीं रहेगा तो वही वोट या तो बीजेपी के गठबंधन को मिल सकते हैं या तो कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकते हैं। अब बात साफ है, प्रकाश अंबेडकर अगर मैदान में नहीं रहेंगे तो उनके बहुत सारे वोट ये कांग्रेस को वगैरह चले जाएंगे, और राज ठाकरे अगर मैदान में नहीं रहेंगे तो उनके बहुत सारे वोट बीजेपी और शिंदे गुट को चले जाएंगे। तो इसलिए अगर ये मैदान में है तो किसका नुकसान करेंगे, अगर ये मैदान में नहीं है तो किसका फायदा करेंगे, ये भी देखना पड़ता है, उसका हिसाब निकालना पड़ता है। और इस समय अगर 6 बड़ी पार्टियां जिनको माना जाता है, ये 6 पार्टियां अगर 2 बड़े गठबंधन में बट गई है तो उसके सिवा भी जो आधे दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कितना वोट लेने वाली है और किसकी टांग काटने वाली है, ये देखना जरूरी है और ये समझना भी जरूरी है। एक बात साफ है, राज ठाकरे ने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि 250 से ज्यादा, शायद 250 उम्मीदवार राज ठाकरे मैदान में लाने वाले हैं, उतारने वाले हैं। अब इतनी उनकी ताकत है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और होती है, प्रकाश अंबेडकर हो या राज ठाकरे हो, इनकी पार्टियां, उनका जो संगठन है उससे भी ज्यादा उस नेता की चेहरे पर चलती है, और उस चेहरे के कारण कुछ 5,000 25,000 वोट भी मिल सकते हैं। और अगर 25,000 वोट 20,000 वोट ज्यादा के मिल गए तो लोकल लेवल पर जो पॉपुलर कोई इच्छुक होता है उसको उसका सपोर्ट मिल गया तो वो चुनकर आ सकता है। लेकिन राज ठाकरे के पास ऐसे उम्मीदवार है, प्रकाश अंबेडकर के पास ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसे उम्मीदवार शरद पवार को मिलते हैं तो प्रकाश अंबेडकर और राज ठाकरे को क्यों नहीं मिलेंगे। अभी अभी हमने देखा कोल्हापुर में कागल चुनाव क्षेत्र है, वहां अगर हसन मुश्रीफ को यूटी की तरफ से टिकट मिलने वाला है तो वहां का बीजेपी का नेता घाटगे वो बीजेपी छोड़कर शरद पवार के साथ चला गया। उसकी क्या कमिटमेंट है शरद पवार की आइडियोलॉजी से, बता नहीं सकते। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पूना में एक मनसे के नेता थे, उनको लोकसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन अगर मन से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती लोकसभा का तो उन्होंने पार्टी बदल दी। वो पहले शायद कांग्रेस या किसी पार्टी में गए थे, शरद पवार की पार्टी में शायद गए थे, और वहां भी उनकी दाल नहीं गली तो वो प्रकाश अंबेडकर के पास चले गए और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार बन गए। तो जिनको पिछले 5-10 साल में जो काम किया है इसका प्रभाव देखने के लिए चुनाव लड़ना ही है। ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, अगर उनको एक बड़ी पार्टी या गठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा तो वो लोग छोटी पार्टियां ढूंढना शुरू करते हैं जिसमें कोई करिश्मेटिक लीडर हो, जिसके नाम पर या चेहरे पर कुछ 15-20-25 हजार तक वोट ज्यादा मिल सकते हैं। तो मैंने जो मशागत की है, मेहनत की है, प्लस उनकी मेहनत मिलकर हम ये सीट निकाल सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। और अब देखिए कि अगर 3-3 पार्टियों के जो गठबंधन है उन पार्टियों को अपने सारे इच्छुक कार्यकर्ताओं को टिकट देना मुश्किल और नामुमकिन होता जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले से तैयारी करके रखी है, और अगर यूटी में होने के कारण या महाविकास आघाड़ी में होने के कारण उनकी पार्टी उनको
उन्होंने तय किया हुआ उनका कार्य क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, पार्टी उनकी टिकट नहीं दे रही है तो उठकर राज ठाकरे के पास चले जाएंगे, उठकर प्रकाश अंबेडकर के पास चले जाएंगे। वो तो जरूर इनको टिकट दे देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी ताकत यहां नहीं है। लेकिन अगर हमारे चुनाव चिन्ह पर, यानी समझो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है, अगर एक चुनाव क्षेत्र है जहां मनसे की कोई ताकत है नहीं, राज ठाकरे की, लेकिन वहां का जो कोई तगड़ा गठबंधन से नकारा हुआ उम्मीदवार है, वो अगर मनसे के साथ आ जाता है तो उसके अपने वोट है वो काउंटिंग में मनसे के खाते में दिखाए जाएंगे कि जिस मनसे को अपनी ताकत 4-5% है, ऐसे 25-50 उम्मीदवार मिल गए तो 2-3% मनसे की वोटिंग में बढ़त दिखाई दे सकती है। इसलिए मनसे को भी ऐसे लोगों को साथ लेना पड़ता है, जीतने के लिए नहीं, अपने वोटिंग की ताकत दिखाने के लिए ऐसे उम्मीदवार आवश्यक होते हैं और मिल भी जाते हैं। अगर वो प्रकाश आंबेडकर को मिलते, राज ठाकरे को भी मिलेंगे और छोटी पार्टियां उनको भी मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो गठबंधन देखकर हम पूरा विश्लेषण अगर करें तो गलत है। ये जो आधा दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियां हैं वो आगे चलकर चुनाव में उतरने वाली है, और उनको अगर नाराज गठबंधन के नाराज उम्मीदवार मिल जाते हैं तो ये तगड़ी लड़ाई दे सकती है, और उनको मिलने वाले छोटे छोटी पार्टियों में बढ़ जाने वाले जो वोट है वो बड़े गठबंधन या बड़ी पार्टियों का भविष्य तय करने वाले हैं। शायद त्रिशंकु हो जाए विधानसभा तो इनके आए हुए जो क्या बोलते हैं विधायक हो गए, वो डिसाइड कर सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। तो जितनी आसानी से ब्रेकिंग न्यूज बनाए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है, उतना विधानसभा का चुनाव आसान नहीं है। सिर्फ दो गठबंधनों में ये चुनाव नहीं हो रहा है, इसके परे और आधे दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उनके हाथ में चुनाव के नतीजों की चाबी समाई हुई है, ऐसे मैं मानता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।